हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने कॉइन किया है? ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉर्नडाइक ने जो है वो कॉइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बोला है कि इंटरनल फैक्टर बताना है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो ऑप्शंस में हमारे पास है इंटेलिजेंस, क्वालिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, एक्सीडेंट इन लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। तो इंटेलिजेंस एक इंटरनल फैक्टर हो सकता है। इंटेलिजेंस एक इंटरनल फैक्टर होता है, जबकि क्वालिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तो सोशल एनवायरनमेंट या एक्सीडेंट इन लाइफ ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू। ऑप्शंस है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल, कि जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफर करते हैं, सोशल में भी कर सकते हैं, फिजिकल में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन द एस्पेक्ट कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, नन। थिंकिंग जो है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आए, ठीक है। When a test measure an individual ability consistently and accurately, then the test is। जब हमसे ये बोल दिया गया कि टेस्ट जो है कंसिस्टेंटली जो है वो इंडिविजुअल की एबिलिटी को मेजर कर रहा है और एक्यूरेटली भी, तो टेस्ट जो है वो रिलायबल है, ठीक है। कि रिजल्ट कंसिस्टेंट आएंगे तो टेस्ट रिलायबल होता है। अगर टेस्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो चीज़ को मेजर कर रहा है तो वो वैलिड हो गया, और अगर टेस्ट जो है कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट दे रहा है तो वो रिलायबल हो गया। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक या दो पीपल भी सेम ग्रुप पर उस टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन 46 है, इन हाउ मेनी लेवल कोहलबर्ग डिवाइडेड थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग जो हैं उन्होंने 3 जो है वो लेवल्स में जो है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को डिवाइड किया है। तो इसका करेक्ट जो है वो 3 होगा। इसके 3 लेवल्स हैं और फिर उन 3 लेवल्स के फर्दर जो है हर एक लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं। तो 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो क्या कॉग्निटिव डोमेन में होता है, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग या कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो जब भी कॉग्निटिव की बात आती है तो आ जाता है हमारे पास मेंटल वाला, मेंटल लेवल की बात, मेंटल स्किल्स की बात आती है इधर, ठीक है। अफेक्टिव की बात आती है तो इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैस्लोस मोटिवेशन थ्योरी ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नीड, फिजियोलॉजिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ विल पावर या फिर थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक इम्पल्स। तो मैस्लो की जो मोटिवेशन थ्योरी है उसको थ्योरी ऑफ नीड या नीड हायरार्की भी कहा जाता है। हु बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, सिगमंड फ्राइड। तो स्ट्रक्चरलिज्म से कौन बिलोंग करते हैं? विलियम वुंट। इफ IQ ऑफ एन इंडिविजुअल इज अबव 140, ही इज टर्म्ड एज। अगर 140 से अबव IQ चला गया है तो वो गिफ्टेड लर्नर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आर डाउट स्टेजेस बिटवीन 0 to 1 year, 4 to 6 year, 2 to 3 year। तो ये जो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम जो है ये स्टेज जो होती है वो 18 मंथ से 3 years तक की होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग 2 to 3 years हम इसको बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इड इज बेस्ड ऑन
तो फ्राइड के अकॉर्डिंग जो ईड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे, फिर हमारे पास ईगो आती है जो रियलिटी पे बेस्ड है, और फिर हमारे पास सुपर ईगो आती है जो कि मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, ऑल ऑफ द अबव। तो लर्निंग जब फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि हमारा जो क्लासरूम है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे जो अरेंजमेंट है फर्नीचर का होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होगा तभी बच्चा जो है इजीली कंफर्टेबल होके बैठ पाएगा और पढ़ पाएगा। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट क्लासरूम का अच्छा नहीं होता है तब भी बच्चे को दिक्कत आएगी। अगर बच्चे की हेल्थ जो है वो सही नहीं है तो भी जो है बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है, अगर बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं होता तो यहाँ पे जो है लर्निंग इन्फ्लुएंस हो सकती थी, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर लिखा है तो टीचर के इकोनॉमिक स्टेटस का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट लर्निंग पे नहीं होगा। टू लर्न अ फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग वन यूजेस, कि बच्चा लर्न तो कर रहा है पर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, बस उसको लर्न कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रोट लर्निंग, रट्टा लगाना। What is not included in child-centered education? Assigning homework, motivating child to ask question, giving priority to child experience, appreciate creativity of child. जब भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात आती है तो ये जो तीन लास्ट के जो ऑप्शंस हैं, यहाँ के बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो क्वेश्चन पूछे, हाँ ये तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में होगा। प्रायोरिटी बच्चे के एक्सपीरियंसेस को, कि उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ये प्रायोरिटी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की है। बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ाते हैं, टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, एड्स यूज़ करते हैं। अप्रिशिएट क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड, यस, अगर चाइल्ड क्रिएटिव लर्नर है तो टीचर उसको अप्रिशिएट भी करेगा। तो ये सारे तीनों के तीनों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंडर आ जाएंगे, लेकिन असाइनिंग होमवर्क जो है वो नॉट इंक्लूडेड में आ जाएगा।